नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी 8। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, एक वक्त वो था जब देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होता था। बहुत आनंद आता था बचपन में। तब दूरदर्शन एकमात्र जरिया होता था जिस पर मतगणना की पूरी खबर दिखाई जाती थी। 2-3 दिनों तक परिणाम का इंतजार होता था। इसी बहाने मतदान पर चर्चा के साथ साथ बीच बीच में पुरानी फिल्में देखने का भी मौका होता था। वक्त बदला और मतगणना के समय को कम करने के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इजाद हुआ। ECIL नाम की कंपनी की मई 1982 में पहली बार केरल के विधानसभा चुनाव में इस ईवीएम का सफल परीक्षण किया गया। 1989 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के जरिए ईवीएम को भारत के चुनाव प्रणाली में शामिल कर लिया गया। 1998 में पहली बार ऑफिशियली मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा चुनाव की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम के जरिए मतदान संपन्न कराया गया। इसके बाद धीरे धीरे ईवीएम की संख्या बढ़ाते हुए 2004 में सारे लोकसभा सीट पर ईवीएम से मतदान संपन्न हुए। लेकिन वक्त के साथ 2014 के बाद से जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी सरीके सियासी दलों ने ईवीएम की बजाय मतदान की पुरानी पद्धति यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराने या फिर वीवीपैट को हर ईवीएम के साथ अटैच कर हर एक वीवीपैट का ईवीएम से मतदान से मिलान कराने की मांग करते हुए नजर आए। 2019 में 21 विपक्षी दलों ने कम से कम 50% वीवीपैट के मिलान की मांग चुनाव आयोग से की। आयोग ने पहले की परिपाटी में बदलाव करते हुए एक की बजाय हर एक बूथ के 4 वीवीपैट के मिलान की व्यवस्था लागू भी कर दी। दोस्तों, ईवीएम विवाद के बीच वीवीपैट की मांग का मामला तमाम विवादों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले कांग्रेस के 2009 में जीते 90 सीटों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा था कि ये 90 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसे कांग्रेस के लिए जीतना असंभव था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर एक बूथ पर एक वीवीपैट के मिलान की व्यवस्था 2013 के बाद से लागू भी कर दी गई। दरअसल ये मामला यही नहीं थमा और इसलिए आज ये चर्चा का विषय भी बन गया है। एक बार फिर एडीआर ने 100% वीवीपैट के मिलान की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। मामले में सुनवाई जारी है और अगली सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय की गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान भी होना है। ऐसे में अदालत में जारी सुनवाई काफ़ी अहम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अदालत का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर। लेकिन आज हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ईवीएम को लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है और क्या वीवीपैट के मिलान से ये विवाद समाप्त हो जाएगा। एक बेहतरीन पैनल होगा जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विगत 1-2 साल में ये ईवीएम वीवीपैट विवाद क्यों गहराता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि ये विवाद 2014 के बाद लगातार सामने नज़र आ रहा है। विपक्षी दल अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सब कुछ सही माना जाता है। आइए सुनते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का इस मामले पर क्या कहना था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% दरअसल ये मामला इस बात को लेकर नहीं है। ईवीएम विवाद अपनी जगह है, विपक्षी दल ये आरोप भी लगाते हैं। लेकिन कई ऐसे मामले आए जब 2-3 राज्यों में चुनाव होता है तो विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाते हैं। वहाँ पर तो ईवीएम ठीक है और जहाँ वो हार जाते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आज की चर्चा हम सबसे पहले शुरू करेंगे। हमारे मेहमानों का सबसे पहले हम स्वागत कर लें। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आशीष तिवारी, काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। जयप्रकाश पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, सुनील त्रिपाठी जी। इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले सवाल हम करेंगे सुनील जी से ही। सुनील जी, चूँकि मामला गंभीर है, पत्रकारिता में हम लोग तमाम इस तरह के सवाल देखते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी देखा है कि जब भी चुनाव होता है, अगर विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो ठीक रहा, ईवीएम और फुड़ता है। देखिए संजय जी, ये बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। जो पार्टी चुनाव हारती है वो सबसे पहले ईवीएम पे ही मातम शुरू करती है। अगर उसका कैंडिडेट उस क्षेत्र से विजयी होता है तो ईवीएम चर्चा नहीं करेगी। आज अपने हम तकी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तकी साहब के एक संजय जी बाहर आ गए, हमको लगा उसी खुशी मार मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। आइए हम लोग मेन चर्चा होनी चाहिए। देखिए, पहले के युग में इस युग में बहुत कुछ बदल गया संजय जी। पुरानी चीज़ों में, नई चीज़ों में नई टेक्निकें आ गई हैं। अभी आपने भी चर्चा की कि जब चुनाव होता था देश का तो हम लोग बचपन में 3-3, 4-4 दिन इंतजार करते थे बैठ करके, और उसी दौरान दूरदर्शन पर कुछ पिक्चरें भी आया करती थी कि टाइम हमारा पास हो जाए और हम लोग किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, और इंतजार करते थे कि कौन नेता हमारा कहाँ से विजयी हुआ है और किसकी सरकार देश में बन रही है। लेकिन विज्ञान की युग बढ़ा और नई तकनीक आई। ईवीएम के आने के बाद मेरी समझ से सारे देश के रिजल्ट 10-12 घंटे में क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जब विज्ञान का युग आया तो विवाद का भी युग आ गया। विवाद का युग मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही कोई राजनीतिक दल हारता है, सबसे पहले अपनी हार का ढिंगरा ईवीएम पर ही फोड़ता है। लेकिन जो वीवीपैट की बात है संजय जी, इस बात से थोड़ा सा मुझे भी खुशी है कि जो लोग रोते हैं ना कि वोट तो हम शपथ दे रहे हैं, वोट जा रही बीजेपी में या बीजेपी वोट कहीं और जा रही है, वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी इससे। और जब काउंटिंग होगी तो मतदाता को भी मालूम हो जाएगा कि हमारी वोट कहाँ गई है, किसको हमने वोट किया है और कहाँ गई है, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि इससे समय तो बर्बाद हो, बाकी ईवीएम में ऐसा कुछ नहीं। अगर ईवीएम में ऐसा होता तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार कैसे बन गई, क्या हिमाचल में कांग्रेस, हिमाचल सरकार कांग्रेस कैसे बन गई, कर्नाटक कैसे बन गया, या अन्य और स्टेट जो रहे वो कैसे बन गए। अगर ईवीएम ऐसी गलती कर रही है तो इस पे भाजपा, मेरी से भाजपा के कोई पदाधिकारी ने कटाक्ष नहीं किया, न भाजपा के नेता ने कहा होगा कि ईवीएम खराब है। अब आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं संजय जी, जनता की समस्याओं में कंधा मिलाएंगे नहीं। चुनाव आएगा तो आप यात्रा शुरू करेंगे, धरना प्रदर्शन आता नहीं, ट्विटर और फेसबुक का सहारा लेंगे, और अंत में जब हार जाएंगे तो ईवीएम पर मातम निकालेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए, सबसे जयप्रकाश जी, आज चूँकि विरोधी दलों की ओर से ही हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आपने सुना सुनील जी को, भाई आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ईवीएम को लेकर के सबसे पहला सवाल तो आपके ही पार्टी के ऊपर उठा था। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी 2009 में। इन्होंने कहा था कि 90 ऐसे सीटें हैं जो कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती है और ईवीएम के जरिए वो जीत गई है। तो विवाद की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारे ऊपर तो उंगली उठी थी, केवल सुब्रमण्यम स्वामी तो न्यायपालिका गए थे और उनका निर्णय इस समय है जिसके आधार पे एक लोकसभा में कम से कम मिनिमम डिक्लेयर किया गया कि इतने वीवीपैट की मिलान होगी। लेकिन ये है कि केवल सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, आडवाणी जी और इनके एक प्रवक्ता थे JVL नरसिम्हा राव, उन्होंने तो पूरा बुक लिखी थी भाजपा के, और उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो सवाल ये है कि लोकतंत्र तो ट्रांसपेरेंसी से ही रहता है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने अगर चुनाव आयोग को इतनी संवैधानिक स्वायत्तता दी है, अधिकार दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी जनता का, वो भी बड़ा कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय प्रतिरोध नहीं कर रही है, जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में उसमें प्रबुद्ध जन लोग हैं, भारत के ही नागरिक हैं, तो उनकी आशंकाएं हवा में नहीं है। ईवीएम देखिए अलग थी, ईवीएम मशीन अगर एलोन रहे तो वो नेचुरल रूप से, ये कई बार टेस्ट में डिक्लेयर हुआ है कि वो हैक नहीं होती है, लेकिन जब से वीवीपैट वाली मशीन उससे जुड़ती है, कंट्रोल यूनिट होती है, तो एक पूरा सिस्टम है, 3 हो जाती है। और उसमें अगर आशंकाएं ऐसी हैं
और फिर जाहिर सी बात है करोड़ों रुपया भारत की संचित निधि से गया है बी पैट वाली जो मशीन है उसको लाने में। जब वो लगी है तो उससे अगर पर्ची निकल रही है, उस पर्ची पे अब वो तो न्यायालय का निर्देश होगा, चुनाव आयोग तय करेगा कि वो उससे अगर मिलान हो जाती है सारे मतलब वोटों की, तो उसमें गुनाह क्या है? बहुत होगा कि 2-4 दिन ज़्यादा लग जाएगा। तो जब एक 45 दिन का चुनाव मतलब का ये पर्यटन करा दिया चुनाव आयोग ने, इससे कम संसाधन पे टीएन सेशन के दौर में चुनाव की ड्यूरेशन क्या था? तो जब 45 दिन तक आप चुनाव का हम लोग इंतजार कर ही ले रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि उसमें समस्या है। अगर वो सारी की गणना हो जाती है तो वो सबकी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। और ये मसला नहीं है कि कोई हार जाता है तो ईवीएम दरअसल सरकारी इस देश में टीएन सेशन को क्यों हीरो माना जाता है? टीएन सेशन से पहले सामंती ताकते, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, बूथ कैप्चरिंग तक इस देश में होती थी। तो अब चूंकि जाहिर सी बात है कि जिस मानसिकता की ये सरकार है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रही है, बैलेट से हुआ चुनाव तो चंडीगढ़ में आपने देखा ही भाई, वो तो बैलेट वाला ही था, सरेआम काटा जा रहा था, न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती तो देखते आप। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसी सरकार हो जिसको संविधान में कोई आस्था ही नहीं, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जब संविधान लागू हुआ था तो उसके 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर का जो संपादकीय लेख था उसमें ही ये लिखा गया था संघ की ओर से कि भारत का संविधान अंग्रेजों ने जो नुकसान नहीं किया 200 वर्षों में, उससे ज्यादा कर दिया। तो इनकी संविधान के प्रति जो निष्ठा है वो तो दिखती रहती है समय समय पे, तो और इनकी संवैधानिक नैतिकता भी दिखती है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी तो देखिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, चूंकि ये माननीय न्यायालय निर्णय जो करेगा वो मान्य होगा, चूंकि बाकी विपक्ष के जो सारे दल हैं वो तो वर्तमान सिस्टम में चुनाव के मैदान में उतर गए। अब प्रतिरोध करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें है, आपको है, अगर हमें आशंका दिख रही है कहीं तो वो तो स्वाभाविक ही बात है कि बोलेंगे। और ये कुछ नई चीज़ नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भाजपा हमसे ज़्यादा बोली है। तो अगर हम गलत थे, आपको लगता है कि JBL नरसिम्हा राव की किताब सही थी, आडवाणी जी सही थे, तो भैया क्यों नहीं आप कर लेते, पर्ची मिलान कर लीजिए वीवीपैट की। ठीक है अशोक जी। 2019 में 21 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से ये आग्रह किया था कि कम से कम 50% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए ईवीएम से, उसमें आप भी शामिल थे। भाई आपको क्या ईवीएम पे भरोसा नहीं है? देखिए, खाली हमारा सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है, भारतीय लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल इस बात का है कि मशीन है, मशीन को जो है विज्ञान के जरिए मशीन लाई गई जिसमें कुछ भी हो सकता है, जो कि अभी सत्यापित नहीं है पूरी तरह से। अब सवाल इस बात का है जहां पर संशय हो, जहां पर चाय की दुकानों पर चर्चा होती है, ईवीएम हैक हो गया, सामान्य आदमी चर्चा करता है, सामान्य आदमी को, जन सामान्य को विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप मतदान करा दें तो अच्छी बात है, बैलेट से करा दें। अगर जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और वीवीपैट का मिलान करा दिया जाए 100%, 100% करा दिया जाए, तो भी कुछ समझ में बात आती है। 100% पूरा वीवीपैट का मिलान करा दिया जाए, जो भी समय लगे उसमें, समय की चिंता नहीं करनी किसी सरकार को। लोकतंत्र से बड़ा समय नहीं, लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं, प्रजातंत्र सबसे बड़ी चीज है। सवाल इस बात का जहां पर आम आदमी को संशय हो, जहां पर चाय की दुकानों पर चर्चा होती हो, जहां पर चौपालों में चर्चा होती हो, वहां पर उस चीज को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। हमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हमारा जो है प्रक्रिया तो अच्छी होगी। आज अमेरिका जैसे देशों में, आज बड़े बड़े यूरोपीय देशों में आज जो चुनाव होता है वो मतदान के जरिए होता है, बैलेट के जरिए होता है। सवाल इस बात का है, अगर इतना ही अच्छा ईवीएम है तो सारे दुनिया ने क्यों नहीं अपना लिया ईवीएम को? ये भी एक क्वेश्चन है, सवाल है एक। तो आज स्थिति यह है कि हमें वीवीपैट अगर 100% सर्वोच्च न्यायालय ने पूरा विश्वास है हमको कि वो बढ़िया आदेश आएगा, कोई अच्छा आदेश आएगा ठीक न्यायालय का, जाहिर सी बात लोगों को मान्य होगा। अशोक जी, ये भी एक तर्क है कि 2012 में आपकी भी बहुमत की सरकार इस ईवीएम के जरिए बनी थी। बहरहाल सैयद मोहम्मद तकी साहब जो मुद्दा वैल्यूम बढ़ा दिया, तो वैल्यूम धीमा है बहुत। हाँ तकी साहब, आवाज आ रही है? धीमी आ रही है बहुत, जरा तकी साहब की आवाज बढ़ा दी जाए। बताइए।
भाई आज हमने यही मुद्दा रखा है जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है कि वीवीपैट के साथ ईवीएम का मिलान 100% किया जाना चाहिए। एडीआर ने एक याचिका दी है। हालांकि मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान भी होना है। तो हो सकता है कि अदालत से कुछ ऐसा फैसला है जो चौंकाने वाला हो। ये हम कह नहीं सकते हैं अदालत के फैसले को लेकर के। लेकिन आप लोग लगातार जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनील जी ने कहा पहले ही कि भाई दिल्ली में आपकी सरकार भी इसी ईवीएम से बनी है, पंजाब में भी आप सरकार बनाए हैं इसी ईवीएम के जरिए। उस समय भी वीवीपैट की वही एक लोकसभा चुनाव में एक बूथ पर 5 वीवीपैट का मिलान के जरिए ये फैसला आया है। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोग भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम सियासी दल ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर शक है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही गंभीर सवाल है, इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। अभी आपने देखा CSDS की स्टडी आई है, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत के अंदर 24% लोग ये कह रहे हैं, सिर्फ 28%, पहले 51% लोग ये भरोसा करते थे चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। लेकिन जो 51/2019 में जो घट के 28% रह गई, तो 51 से 28% लोग अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराता है, मतलब उसका 28 से आप 100 निकाल दिए, तो अभी भी भारत के अंदर 72% लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयोग फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कराता। ये CSDS का स्टडी का निचोड़ निकाला है, उसने बताया ये मेरा अपना डेटा नहीं है। तो इस वक्त ये भारत देश के अंदर इस तरह से व्यवस्थाएं बन रही है, हमें बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है कि हम जो चुनाव करा रहे हैं जो फेयर है और लोगों का विश्वास जीत पा रहे हैं। अभी जो कुरैशी साहब थे, जो भारत के एक्स चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, तो उसके अंदर हमें जल्दी परिणाम क्यों चाहिए। चुनाव इतना लंबा हो जाता है, अगर ईवीएम के साथ में चुनाव देने में तक दिया जाता है कि अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, कि वोट गिनने में टाइम लगेगा, ईवीएम से जल्दी लड़ा जाता है। लेकिन आप देखिए चुनाव कितना लंबा करा जा रहा है, 1-1.5 महीने लगता है पूरा चुनाव होने में। पहले चुनाव कम होते थे, अब चुनाव 7 चरण में 8 चरण में चुनाव हो रहा है, उसको कम करना चाहिए। बहन मायावती जी ने, सुश्री मायावती ने जी भी इस पर आपत्ति लगाई थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि चुनाव जल्दी होना चाहिए, चुनाव को डिले नहीं करना चाहिए। तो ये जब हम उसमें टाइम लगा रहे हैं, तो हम चुनाव अगर बैलेट पेपर से करें गिनने में टाइम लगेगा, आगे मशीनें उससे भी गिना जा सकता है, तो उसमें कब टाइम लगेगा। तो हम क्यों नहीं बैलेट पेपर करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि वीवीपैट है तो उसमें मिलान करने में क्या परेशानी, इसको नहीं 100% मिलान कराना चाहिए। हमारे आम आदमी पार्टी जहाँ जीतती है, दिल्ली में, पंजाब में या गोवा में कहीं भी जीतती है, हमें अपनी जीत से मतलब नहीं है। हम भी एश्योर्ड होकर जीतना चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते फिर को हमारे आने समय कोई तोहमत लगाए कि आम आदमी पार्टी ने सही चुनाव नहीं लड़ा, सही जीता। We also want to be assured for our result। तो ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा और देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि वीवीपैट का मिलान किया जाए, 100% मिलान किया जाए, और जितना भी टाइम लगे उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव इतने चरणों में हो रहे उसको वक्त लगा रहा है, तो उसमें टाइम देने में कितना टाइम लगेगा, 15 दिन तक भी हम लोग रुक सकते हैं। लेकिन हमें चुनाव परिणाम फेयर और चाहिए, और फिर चाहिए कि लोग चुनाव परिणाम फेयर चाहिए। आशीष जी भाई सुना आपने, जयप्रकाश जी ने भी यही कहा कि 45 दिन में जब चुनाव हो सकता है, मतदान हो सकता है, तो मतगणना में अगर 5-6 दिन ज़्यादा भी लग जाए तो क्या गुनाह है। नहीं तो मतगणना में लग जाए 4-5 दिन तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसमें किसी को प्रॉब्लम तो है नहीं। बात आज यहाँ पर जो मुद्दा है, मुद्दा ये है कि ईवीएम सही है या गलत है। ठीक है, ईवीएम के ऊपर इन लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं कांग्रेस की ओर देखता हूँ, 1982 में देश में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, लाने वाले कांग्रेसी। 2004 में इन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता, कांग्रेस बनी सरकार की, इन सरकार की बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 2009 में बनी। जब तक इनकी सरकारें रहीं, जब तक ये लोग सत्ता में रहे, तब तक ईवीएम एकदम सही हुआ करती थी। ईवीएम गड़बड़ तब से हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वो सिर्फ बात कांग्रेस की नहीं है, समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई अशोक तिवारी जी भी बैठे हैं। आपने बताया इनकी भी सरकारें जो हैं वो ईवीएम के माध्यम से ही बनी। तब ईवीएम सही हुआ करता था, लेकिन जब ये सत्ता से बाहर हो गए तो ईवीएम पे इन्होंने भी क्वेश्चन उठा दिया। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी प्रचंड जीत के साथ में आई और आज यहाँ पर ये
तकी भाई हमारे कह रहे हैं कि नहीं वो फेयर, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। आप बात समझिए, तो ये कहीं ना कहीं जब इलेक्शन कमीशन को ये बोलते हैं कि वो फेयर नहीं है, तो ये अपने आप के ऊपर जो दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन कर देते हैं। जो इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई उसके ऊपर सीधा सीधा ये क्वेश्चनिंग करते हैं कि हम बेईमानी से बने हैं, अगर इनकी मैं बात मानूं तो। क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, मैं तो जो निर्णय जनता ने दिया, चाहे दिल्ली का जनादेश रहा हो, हमने उसको सर नीचे करके स्वीकार करने का काम करा, और चाहे पंजाब का हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कोलकाता वेस्ट बंगाल हो, जहां जहां पर भी इंडी गठबंधन की सरकार है, हमने जनादेश को सर झुकाकर स्वीकार करने का काम करा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज जब इंडी गठबंधन के पास में जब कोई मुद्दा नहीं बचा, तो इन्होंने ईवीएम को कटघरे में लाया, और उसके बाद बड़ी बात यह है कि अब ये सीधे सीधे उस इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिनकी वजह से इन लोगों की सरकारें बनी हुई हैं। तो ये निश्चित तौर पर हास्यास्पद है, इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज रही कि बैलेट पेपर से आप वो हो जाए, तो बैलेट पेपर से अगर उस तरीके का कोई संविधान में चीजें आएगी तो उससे भी करा ली जाएगी। हमने तो नहीं कहा कि नहीं हम बैलेट से नहीं कराना चाहते हैं, हम सिर्फ ईवीएम से कराना चाहते हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, नेता का कोई आप बयान दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि नहीं हम उससे नहीं, या वीवीपैट से पर्ची मिलान के लिए अगर किसी ने इसका विरोध किया हो, हमने उसका भी विरोध नहीं करा। अगर माननीय न्यायालय की ओर से वो निर्णय आएगा तो हम उसको भी मानने का काम करेंगे। बात ये नहीं है, बात इस बात को आप समझने की कोशिश करिए, जैसे अभी हमारे तकी भाई बता रहे थे, नहीं अशोक तिवारी जी बता रहे थे कि चाय की दुकान पर जो जनता है वो जनता ये क्वेश्चन कर रही है। आप ये बताइए, जो भी पार्टी जीती होगी उसके कार्यकर्ता तो कम से कम चाय की दुकान पर ये चर्चा नहीं मांग रहे होंगे। मांग कौन रहा होगा? जो हारा होगा, और वो फिर जनता हो, नेता हो, पार्टी हो, जो हारा है वही ये चर्चा मांगेगा। समस्या यहां पर संजय भाई क्या है? समस्या ये है कि जो इंडी गठबंधन है उसको भरोसा नहीं है, उसको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पर, उसको भरोसा नहीं है देश के संविधान पर, उसको भरोसा नहीं है देश की जनता पर, उसको भरोसा नहीं है न्याय प्रणाली पर, उसको भरोसा नहीं है अपने खुद के किए हुए गठबंधन के साथियों पर, क्योंकि उनके बीच में आपने भी देखा कि किस तरीके की तू मैं हुई, चाहे अखिलेश जी ने कांग्रेस को गालियां दी हो या कांग्रेस ने अखिलेश जी को। तो ये बड़ा मुद्दा ये है कि इनको भरोसा नहीं है, और इनका खुद का इतना भरोसा हिला हुआ है कि उस हिले हुए भरोसे से ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आज ये देख रहे हैं कि देश की जो बयार बह रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर, उस बयार को देखकर ये थर थर कांप रहे हैं। ठीक है, ये रुक नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये ईवीएम पर अब ईवीएम को घेरने का काम कर रहे हैं, जबकि ईवीएम के माध्यम से इन्होंने सरकारें बनाने का काम करा, और जिस समय इनकी सरकारें थी तो ये मना कर देते कि हम गलत तरीके से जीते हैं, या अभी भी अगर इनमें इतनी नैतिकता है, इतनी नैतिकता है, तो मैं आम आदमी पार्टी से भी कह रहा हूं और इंडी गठबंधन के हर दल से कह रहा हूं कि अगर आपको ईवीएम के ऊपर इतनी आपको वो है, तो आप वहां से अपनी सरकार जो है आप छोड़ दें वहां पर। ठीक है, कह दे कि हमारा जब तक बैलेट पेपर जवाब दे दीजिए भाई, हम नहीं इसको मानेंगे। आपको यहाँ की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? देखिए, ये तो ये पार्टी लाइन पे नहीं है इनकी। ये कह रहे हैं कि अगर न्यायालय ये करता है, चुनाव आयोग निर्धारित करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई, आप सरकार में हैं, अगर सरकार में आपका इतना ही उत्साह है तो आप सर्वदलीय बैठक बुला लेते इस मुद्दे पे, और सर्वदलीय बैठक चुनाव से पहले बुला लेते, संवाद कायम हो जाता, और नेचुरल सी बात है उसके बाद आप प्रस्ताव सरकार की तरफ से दे देते। और जब सर्वदलीय प्रस्ताव जाता तो कोई सवाल ही नहीं है कि चुनाव आयोग या भारत की न्यायपालिका उसको खारिज करती। तो ये एक तो इनके दल का कोई ऐसा स्टैंड है नहीं, और दूसरा ये है कि मूल मुद्दे पे डिबेट करने के बजाय ये मतलब थर थर कांप रहा विपक्ष। तो ये है कि ये इस तरह की मतलब बातें कर रहे हैं दिल बहलाने की। कांप कौन रहा है ये तो यही जाने, और हमें लग रहा है कुछ ये भी नाराज हैं, जो कि आजकल बीजेपी का आंतरिक जो लड़ाई है वो इतना इंटरेस्टिंग है राजन भाई कि आपको सिर्फ हंसी ही आएगी।
क्योंकि मैंने तो गाली गलौज इनके अलायंस की बात ही नहीं की। ये इनकी इच्छा थी कि ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया जाए। क्योंकि अगर भारत में कोई भी अलायंस जो आज आपके साथ हो या हमारे साथ हो, सर्वाधिक व्यक्तिगत टिप्पणी, ऐसी टिप्पणियां जो आप कह नहीं सकते यहाँ किया हो, उसको तो आप गले लगाए बैठे हैं। आशीष जी, नोट तो कर लीजिए। ये है जब कि आप कह रहे हैं कि इनके साथ खरमंडल है। अरे आपके साथ तो जो आप तो शायद तब रहे भी नहीं होंगे, जो अटल जी जनसंघ के दौर से जो इनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर थे, शिवसेना, अकाली दल, उनका क्या कारनामा इन्होंने कर दिया, मतलब उस दल को ही खंडित कर दिए। तो और बाकी जो दल के लोग हैं, विपक्ष के लोग, और जो वॉशिंग मशीन की संज्ञा दी जाती है वो गलत तो दी नहीं जाती है। पहले मोदी जी आएंगे, प्रकट होंगे और घोषित करेंगे मंच से सार्वजनिक रूप से कि अजीत पवार इतना बड़ा भ्रष्ट है, तो मतलब ये जाहिर रहता है कि अब उसे बीजेपी गले लगाने वाली है। क्रम से ऐसे 31 नेताओं में 26 को चार्जशीट दे दी गई है कि अब ये क्लीन हो गए। तो अब जाहिर सी बात है कि आप भारत के सबसे भ्रष्ट लोगों की शरण स्थली हैं, और ऐसे असंसदीय भाषा बोलने वाले जो सर्वाधिक होंगे वो आपके पास हैं। और आपका कितनी लोकप्रियता है वो तो दिख रही है, सारे सर्वे में दिख रही है, प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस में दिख रही है। और तो और है, एक इंटरेस्टिंग और देखिए कि इनके आंतरिक चीज को मैं बता दूं, भारत में जातिवाद एक हकीकत है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे ठाकुरों का प्रतिरोध है, स्वाभाविक है उनका जो भी हो इंटरनल मसला कि उनको सहभागिता नहीं मिली है को, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 4-6% आबादी मुख्यमंत्री ठाकुर, वो ऐसा योगी सन्यासी जो हिंदुत्व पे गर्व नहीं करता, वो कहते हैं कि हम ठाकुर हैं, हमें गर्व है, ठीक है। और उनका निर्लज्ज जातिवाद ऐसा है कि बादा में अगर 15 कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती होती असिस्टेंट प्रोफेसरों को तो 11 भर्ती विषय से भटक के जा रहे हैं। अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे और अपना खुद इतना विषय से भटक गए हैं कि ईवीएम पर एक बात नहीं कह पा रहे हैं और लगातार इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो या तो फिर जो ज्ञान दे उस पर खुद भाई विचार करें। जयप्रकाश जी, ईवीएम की बात हो रही है, ये कहाँ पहुंच गए? सवाल सीधा सा है, पंडित बताने लगे। हाँ, जातिवादी पे और वो सब चीजों पे हम नहीं जाएंगे। ज्ञान हमको दे रहे थे आशीष जी। अगर ये आशीष जयप्रकाश जी, जी सुन लीजिए, समय और दे दीजिए तो हम बता दें, इसको मैं ले आके कनेक्ट वहीं कर रहा। नहीं कनेक्ट जल्दी कीजिए। हाँ, इनके यहाँ जो समस्या विपक्ष नहीं कर रहा है, अगर ईवीएम से इसका क्या लेना? अरे भाई डिबेट करना सीख लो पहले। हाँ, ठीक है, बोलिए बोलिए, बोल लेना, हमारा समय 2 मिनट ले लेना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे विपक्ष के कारण नहीं लग रहा बोर्ड पर, या फिर कहीं एक पोस्टर लग रहा पत्थर मारे जा रहे हैं, उस पर आश्चर्य होना चाहिए ना कि मतलब उसी जात का मुख्यमंत्री हो, उस जात के आईएएस के पास 36 विभाग हो, मनोज सिंह के पास, और वो आदमी ऐसा हो मुख्यमंत्री जो बेचारा अपनी छवि खराब करके भी ठाकुर जो माफिया हैं, चाहे विनीत सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, चाहे ये कहिए ब्रजभूषण हो, राजा भैया उनको छूता तक नहीं है, उसके बाद भी ठाकुर नाराज है। ये प्लांटेड है। तो मैं ये कह रहा था कि इस घर में आग लग गई घर के चिराग से, योगी यहाँ निपटा रहे हैं, वसुंधरा वहां निपटा रही है, आप अपने से ही नहीं लड़ पा रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे? ठीक है। और आप जो ये कह रहे हैं कि इनके पास, आप अपना 19 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जिस इंडिया उच्चारण में बड़ा कष्ट हो रहा आपको ना, तो उस भारत का नाम तमीज से लिया करिए, या तो भारत बोल लीजिए, नहीं तो इंडी कौन सा शब्द है यार, INDI की कौन सी स्पेलिंग निकाली हो, ई तो लास्ट में है नहीं। तो ये मैं कह रहा हूं कि इनको ये नहीं मालूम कि 60% जो जनता है वो इनके खिलाफ है। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये कांप रहे हैं डर के, कांपने के जवाब दे दीजिए, फिर अशोक के पास चले। अब ये बताइए, पहले इंडी पे मैं आ जाता हूँ, इंडी पे बता रहे, बाद में ई नहीं आता है। हाँ, तो जवाब संक्षेप में हो, क्योंकि अभी मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। ई होता है पहले, थोड़ा सा इतना अगर आप पढ़े लिखे हैं। इंडी कहो, इंडी, स्टार्टअप इंडिया को स्टार्टअप इंडी कहो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक इंडी कहो। सीख लीजिए, अभी फिर हमें सिखा रहे थे। ठीक है, अब आपका वक्त नहीं, अब मेरा वक्त है। हाँ, बोलिए, ध्यान करा करिए, जो बोला करिए उस पर विचार करिए। जल्दी। हाँ, इंडी आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका इंडी अलायंस है, ठीक है ना, INDIA जो है वो अलायंस है और इंडी है। और आपको बता दूं, आप इंडिया नहीं हो, क्योंकि इंडिया जो है उसके बीच में डॉट नहीं है। आप तो भारत तोड़ने वाले लोगों के साथ हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको आपने टिकट दे रखी है दिल्ली से, तो आप तो इंडिया के भी आपने टुकड़े कर दिए, I.N.D.I.A, तो आप तो टुकड़े गैंग के आदमी, इंडिया को भी आपने टुकड़े कर दिया। तो
तो आपको इसलिए इंडी कहा जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है सुपारी ना। लेके फिर अब देखिए सुपारी लेके बैठे, फिर वही बात है। ठीक ठीक है। है, अभी उन तो पर एक बात एक याद टुकड़े दिलाएंगे, एक एक करके। एक कन्हैया अपनी कुमार बारी को आप अपनी दिल्ली बारी में में, टिकट हाँ। देते हो, भारत के विरोधी लोगों को जो साजिश करते हैं भारत को तोड़ने की, वो उनके साथ आप खड़े हो, आप हमें क्या वीरप्पन की बताओगे? बेटी को आप दिया, तमिलनाडु दूसरी में चीज, चलाते थे। ओपी राजभर की आप बात बता रहे हो। हमने तो कहा आपका इंडी गठबंधन के अंदर में ये मामला है, आप तो गठबंधन में हो, तब अखिलेश जी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, और अखिलेश जी कभी कांग्रेस गाली और नहीं देते। ओपी राजभर जब हमारे साथ नहीं थे, ये तब की बातें आप बता रहे हैं, जब हमारे साथ आए तब हमारे लिए क्या उन्होंने कह दिया भाई? तो थोड़ा सा जो फैक्ट है वो सच रखा करिए, झूठों की पार्टी है तो बाहर ठीक गाली है, दे ले, आरोप भीतर प्रत्यारोप। आ जा, कोई और बात तीसरी चीज आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी में आज भारत के सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग हैं। आप खुद आपकी नैतिकता देखिए कि आपके यहां से जो छोड़ के आता है, आप उसको भ्रष्ट साबित करने में कोई एक तरह सेकंड का प्रधानमंत्री टाइम। का भाई आप कैसी तमीज वाली बात कर रहे हैं? अभी आप हमको इतना ज्ञान दे रहे थे, आप उससे बड़े ये लग रहा है, हो। ये लग तीन रहा बार है, मुझे टोकना ये पड़ लग रहा है कि आपको। विषयांतर में हम लोग जा रहे हैं। नहीं, इन्होंने जो कहा है उसका भैया हमारा जवाब देना उत्तर पड़ेगा मत ना। दीजिए, आप संक्षेप फिर आप संक्षेप में, बोलने क्योंकि लगे। मुद्दे पे हमको चर्चा करना है। नहीं तो संक्षेप में। तो फिर इनका जवाब देना हाँ, पड़ेगा, ठीक है। वरना जनता क्या सोचेगी? नहीं, कि जवाब ये झूठ दीजिए। पर रोज रहे हैं यहाँ हाँ, ठीक है, बैठकर। जवाब दीजिए, उसके बाद ये हम गलत चीजें विषयांतर अगर पे यहाँ नहीं बताएंगे जाएंगे, तो हाँ। उसको रोकना पड़ेगा। भारत के सबसे भ्रष्टतम लोगों की बता दिया कि ये सबको ले लेते हैं। अरे आप किसे जो छोड़ के चला जाता है उसको आप एक सेकंड में सर्टिफिकेट भ्रष्ट का दे देते हो। जब हम कहते हैं ये भ्रष्ट है तब कहते हो अरे आपके ही लोगों ने आरोप लगाया था लोगों के ठीक है ना। ऊपर। तो ये चीज वाटर है। टैक्स घोटाला अरे कैसे आप खोला था? शांत रहिए बीजेपी सैयद वालों ने लगाया था ना? तकी साहब, अजीत पवार पे किसने आरोप अरे लगाया था? तकी साहब, बीजेपी लोगों ने अभिशांतर लगाया ये था। कर देंगे। एक लाख तकी बीजेपी साहब, मुझे लोगों उधर ने लेके लगाया जा था, रहे हैं। बीजेपी लोगों ने भी लगाया था। तकी साहब, सुनिए, दिल्ली में आपने इतनी प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई, आप वहां पर ईवीएम को दोष दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो जनता का है ना। ये विधानसभा में प्रचंड बहुमत पाए, लोकसभा में सातों हार हार गए। ये जाए। जनता तो क्यों आप इतने सालों से कांग्रेस इतने सालों से वही बात, एक- एक- 2004 में आप जीते, एक- एक- ठीक है, 14 में हार जाओ तो आप गलत है। जनता कैसे आप फैसला देंगे? ये लो आप जनता पे अब ये जनता पे भी भरोसा नहीं कर रहे। आशीष आशीष फाइनली इन्होंने जनता के ऊपर भी प्रश्न उठा दिया। आशीष जी और ये तकी जनता जी, गलत है। आप लोग भैया दोनों उनको शांत हो, रोकिए, मेरा दोनों जनता- शांत हो। सुनील जी के पास जनता चलेंगे। के ऊपर भी आशीष, हमारे आशीष, बड़े ठीक भाई है। ने प्रश्न उठा दिया। कह आरोप रहे हैं ये जनता ही गलत है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट तो जाता है। ये सुनील जी, लोगों को देखना पड़ेगा आज कि ये जो जीरा विषयांतर हुआ ना है, करें। नहीं, आज जो जीरा हुआ है अदालत में, प्रशांत भूषण ने एक बहुत अच्छी बात रखी है अदालत में। उन्होंने कहा कि भाई जो वीवीपैट से स्लिप निकलता है वो मतदाताओं को दे दिया जाए और मतदाता स्वयं अपने हाथों से एक जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें वो डाल दें, उसका मिलान कर लिया जाए। क्या ये व्यवस्था लागू होगी तो ये जो ईवीएम पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से, क्या उस पर लगाम लग पाएगा? देखिए संजय जी, मैं चर्चा काफ़ी देर सुन रहा था। जिस समय चुनाव पहले होते थे, बैलेट पेपर और जनसंख्या आज की अगर तुलना कीजिए कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, और चुनाव में देश के ऊपर कितना खर्चा आता है ये जरा टैक्स पेयर्स पूछिए। राजनेताओं को नहीं समझ में आता है। जो टैक्स देता है, एक चुनाव में कितना बोझ देश के ऊपर बनता है, वो पैसा कहाँ से आता है? किसी पार्टी फंड से आता है क्या? बताइए आप। वो कहीं कहीं टैक्स पेयर पैसा है। आप कह रहे हैं कि काउंटिंग कराइए बैलेट पेपर से, 7 दिन 10 दिन लगते थे, तब आबादी हमारी कम थी। हमारा अपना मानना, बाकी मैं राजनीति करना नहीं कर रहा हूँ। आज बताया गया है कि 97 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाता हैं। बताइए, और उसके बाद उनकी काउंटिंग करते करते कितना खर्चा और बढ़ेगा देश के ऊपर। आप गौर कीजिए, चुनाव के बाद महंगाई हमेशा जब करती है। अभी चुनाव निपट जाने दीजिए, सरकार चाहे जिसकी बने। तो चुनाव ही ना कराया जाए चीन के कोरिया की तरह। नहीं तो मोदी जी नहीं तो बाजू पांडे मान जी लिया जाए। टैक्स पेयर करा रहे थे आप पत्रकार के रूप में ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र से जोड़ रहे हैं लोग। नहीं बिल्कुल जोड़ेंगे, इसलिए हम टैक्स पेयर हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, इसलिए हमको तकलीफ होती है। जयप्रकाश जी, बिल्कुल आप नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। ये एक जनतक समस्या है। आपको नहीं लगता एक मंत्री 5 गाड़ियां लेकर घूम रहा है? अरे वो विषयांतर मत, विषयांतर नहीं मैं कह रहा हूँ। 5 गाड़ियां भाजपा की ही चल रही हैं। क्या सरकार है उनका? क्या सरकार में चलती थी? किसी सरकार में चली? बताइए हमको। कहिए, ऐसा मोदी गलत अपव्यय कर रहे हैं, मंत्रियों गाड़ी लेके चले चुनाव आयोग। आप पत्रकार के रूप में बैठे भाई, पत्रकार की बात वही कह रहा हूँ। एक तो टॉपिक पे आएंगे नहीं। और ये असंसद, मतलब भारत का पहला पत्रकार
ये वकील भी अपने को बनते हैं, बनते पहला नहीं हैं। व्यक्ति है, ये आप पहला वकील है जो अर्थशास्त्र से जोड़ रहा है। खर्चा ज्यादा हो जाए, भाजपा का हिम्मत नहीं करती है। जयप्रकाश जी ये तरीका नहीं, बीच में नहीं, पहले आप नोट कर लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। सरकार उस टैक्स पेयर्स पूछिए जो टैक्स देता है, कितने % राजनेता टैक्स देते हैं, और क्या उनके टैक्स से ही देश चलेगा? आपका विषय नहीं अर्थशास्त्र, नहीं, ये अर्थशास्त्र नहीं है। मैं एक नागरिक की हैसियत से कह रहा हूँ, पत्रकार की हैसियत नहीं कह रहा हूँ कि उस टैक्स से कितना नुकसान होता है टैक्स पेयर का, वो आपको नहीं लगता है? एक मंत्री के साथ 10 गाड़ियां चल रही है, भाई कॉस्ट कटिंग हो, संजय जी 5-5 गाड़ियां लगी हुई, चाहे आप सरकार रहे चाहे सपा सरकार रही, मैंने सभी सरकारों में देखा ना देखा, बताइए। 5 गाड़ियां चल रही, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? वो ब्यूरोक्रेट्स वेतन से आ रहा है या नेता के वेतन से आ रहा है? नहीं, कॉस्ट कटिंग हो, ये तो बेहतर सुझाव हो सकता है। रखे होते तो आज हांसी अपने पूछते आप लोग तो 5,000 रुपए 5 गाड़ी भाजपा चले और 5,000 रुपए दे रहा हूँ आपकी सरकार ने, 5 गाड़ी प्रोटोकॉल से 18 गाड़ी से योगी चले, सवाल कांग्रेस सपा दे, हमसे उत्तर चाह रहे हैं। 5,000 रुपए के लिए डिबेट में आज उत्तर प्रदेश भारत सरकार की प्रोटोकॉल है, पहले एक करके पैरेलल आप जवाब देंगे तो नहीं आएगा ना। जयप्रकाश जी नोट कर लीजिए, इकट्ठे आप जवाब दे दीजिएगा, बोलिएगा। दूसरी बात संजय जी कि इस पे अभी देखिएगा, अगर सरकार भाजपा बनती है तो ईवीएम पे रोएंगे। आज मैं कह रहा हूँ, पानी बड़े दावे सकते हैं जहां जो संजय जी पूछे वो बताइए, हम रोए और उदाली गए, वो भाजपा का मित्र कहेगा उत्तर देंगे, अपना पक्ष रखिए। नहीं, हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, अपना पक्ष रखने दीजिए, गजब की अनडेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं। नहीं, आप अपना पक्ष रखने दें भाई। आप न सदन में बोलने देते हैं, ना रोड बोलने देते हैं, ना डिबेट में बोलने देते हैं। अरे आप नेता हो, आप डिबेट में बोलो भाई, हम नेता नहीं हैं। आप भाजपा का ये भाजपा मान के बैठे हो का? अरे आप लोग तो यार आपस में विवाद करने लगे, रुक जाओ ना, एक करके बोलो। जयप्रकाश जी एक करके बोलिए ना, नागरिक भी नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता है। अगर हम टैक्स दे रहे हैं आपको तो पूछने भी हमारा अधिकार है कि हमारा पैसा आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हम सवाल खड़े करते हैं कि हमारा टैक्स होगा और उसका जायज इस्तेमाल हो तो बेहतर हो। अशोक जी जी बताइए भाई, आपकी जो ये मांग होती है बार बार बैलेट पेपर से, भाई ये अगर वीवीपैट की गणना और मिलान को लेकर के व्यवस्था कोई बन जाती है तो इसका आप स्वागत करेंगे ना? जी, अच्छी बात है। मैंने कहा कोर्ट जो फैसला करेगा उसका सभी लोग स्वागत करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है संजय भैया, सवाल इस बात का है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप बड़े मीडिया चैनल हैं, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं संजय भैया, और जमीन से जुड़ी हुई बात मैं कर रहा हूँ जी। मैं जन भावना की बात कर रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, जन भावना की बात कर रहा हूँ। आज जन भावना ये है कि आज महंगाई जिस तरह बढ़ी हुई है, बेरोजगारी जिस तरह फैली हुई है, उसमें जनता ये कह रही है, चाय की दुकानों पे कह रही है, चौपालों में कह रही है कि इस बार इतना मतदान कर दो कि इनका ईवीएम भी जो है इनको जिता ना पाए। ये चर्चा आपने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी संजय भैया। ये चर्चा आम है कि भैया हुआ चाहे जोर, लेकिन भाजपा जीती, कैसी ईवीएमओ है अकेले हैं। सवाल इस बात का है, ये जनभावना है, और इस जनभावना में जो आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, किसान आक्रोशित है, अशोक जी एक सवाल मेरा ले लीजिए। आज दलित आक्रोशित है, आज जो है अल्पसंख्यक आक्रोशित है। अशोक जी एक सवाल मेरा ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले लीजिए। मुझको याद है वो दिन जब तमाम विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे और चुनाव आयोग ने सारे सियासी दलों को बुलाया था एक एक करके और ईवीएम का परीक्षण कराया गया था चुनाव आयोग में, सुनील जी को भी याद होगा, और उसमें कोई गड़बड़ी निकली नहीं थी। मैं बार बार तो यही सवाल कर रहा हूं कि 2012 में जब आप बहुमत से आए तो इसी ईवीएम के जरिए आए थे और वीवीपैट का भी मिलान इतना ही हुआ था जितना अब हो रहा है, तो अचानक ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? संजय भैया, ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज निकला नहीं तो निकलेगा नहीं, कोई चीज नहीं निकला है तो नहीं निकलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर ये ईवीएम इतना ही अच्छा होता तो पूरी दुनिया इसको अपना लेती। आज बड़े बड़े जो देश हैं, जो और भी देश हैं, वो आज क्यों नहीं अपना रहे हैं इसको? क्यों आज जो है वो मतदान पत्र से करा रहे हैं? सवाल इस बात का है कि आज जनसामान्य की बात मैं कर रहा हूँ, आप हमारी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद। जन चर्चा होती है कि ईवीएम जिता देगा, जन चर्चाओं में आ गया है ये, और आज किसान कह रहा है
आज नौजवान कह रहा है, आक्रोश में जो जनता है, महंगाई की मार खा रही जनता है, वो कह रही है इतना वोट दे दो कि ईवीएम भी अगर हैक करें तो भी हार जाए भाजपा। भाजपा को हराना है तो मतदान अधिक करना है, अधिक संख्या में मतदान करना है और भाजपा के विरोध मतदान करना है, तो शायद भाजपा को हरा पाए। चलिए इतना जनता डरी हुई है, जनता में भय पे आता है, जनता डर गई है इस समय कि ईवीएम के जरिए जीतते हैं ये। सवाल इस बात का है ना, तमाम तरह के आरोप, कितनी धूमिल तमाम तरह के आरोप हम लोग लगातार देखे हैं। कभी ये बोला जाता है कि मतदाताओं की सूची से नाम गायब हो गए हैं, ये सब तमाम छोटी छोटी शिकायतें होती हैं, किसी को मतदान न कराने की शिकायत होती है। तकी साहब भाई, आप किन आशंकाओं से चल रहे हैं? जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, इसको बहुत गौर सुनना चाहिए। और मैं जो भी बात कह रहा हूँ, मैं अभी तक नहीं कह रहा हूँ, सरकार आपके सहयोगी बोल रहे हैं, अशोक जी आपके सहयोगी तकी साहब बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ जी, सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS का जो अभी चुनाव को लेके जो डेटा आया है, उसमें कह रहा है कि 72% लोग चुनाव आयोग पे विश्वास खो चुके हैं कि चुनाव आयोग सही से चुनाव कराता है। तो ये वक्त है कि हम जब चुनाव आयोग के मतलब विश्वास खो चुके, जनता विश्वास खो चुकी, तो सब चुनाव आयोग को भंग कर दे, फिर से नया चुनाव आयोग गठित करें। और ये गठित करने के लिए इसके अंदर नेता प्रतिपक्ष हो, इसके अंदर CGI हो। लेकिन तकी साहब, फिर वो आशीष का आरोप आप पर सही साबित हो जाएगा कि पंजाब में सरकार आपकी बनी वो भी गलत तरीके से बनी, दिल्ली में सरकार बनी वो भी गलत तरीके से। हमारी सरकार के लिए परेशान ना होइए, हम गलत तरीके की सरकार नहीं बना चाहते। अगर सरकार, हम चाहते हैं कि हम आश्वस्त हो जाए कि हमारी सरकार सही से बनी, हमें कोई लालच नहीं सरकार गलत तरह से बनाने का, ना हम सरकार पावर में आना चाहते हैं। तो ये इस वक्त है कि हमको बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि हमारा देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ईवीएम पे सवाल उठाए तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने थे, इनके बीजेपी के लोगों ने उठाए थे। और अभी कर्नाटक में चुनाव जब हुआ, जब कांग्रेस जीती, उससे पहले भी बीजेपी के लोगों ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे कि ईवीएम गड़बड़ी थे, उनकी आवाज को डाटा गया तो चुप हुए वो लोग। तो बीजेपी भी अलग अलग जगह ईवीएम में सवाल उठाती रही, ऐसी बात नहीं है। तो आशंका सबके मन में, चाहे बीजेपी हो चाहे किसी कोई पार्टी हो, तो जब आशंका सबके मन में है तो उसका पुरजोर तरीके से उसका इलाज निकलना चाहिए, ताकि किसी के मन में रत्ती भर आशंका न ले रह पाए। ये उत्तरदायित्व हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व है कि जनता के अंदर विश्वास को कायम करें कि जो लोग आ रहे हैं वो सही से चुन के आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब बैलेट पेपर से चुना जाता है, जब पेपर चुना जाता है तो उसके अंदर कोई और पार्टी जीतती, जब ईवीएम से चुनाव आता है तो रिजल्ट कुछ और होता है। अब उत्तर प्रदेश में देखा आप, जो लोग पत्रकारिता से वोट डालते हैं, आप ये मानते हैं, तो आप ये मानते हैं कि अगर वीवीपैट का मिलान 100% कर लिया जाए तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों सेफ और टाइप आजकल मशीनें जो वीवीपैट को गिन सकती है और सामने काम हो सकता है, और आप पूरा कैमरे के ऊपर काम करिए, दिखाइए जनता को कैमरे में हम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ छुपा के नहीं कर रहे। जो चंडीगढ़ में पकड़ा गया था बंदा, वो कैमरे के ऊपर ही पकड़ा गया था गलती करते हुए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बैलेट पेपर भी सुरक्षित नहीं है तकी साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर से भी चुनाव सुरक्षित नहीं है। हाँ वही कह रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, तो उसके बाद भी आप कैमरा है और टेक्नोलॉजी है, पैरेलल आप चीजें लगाइए और उसको आश्वस्त करिए कि सही से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन भाई रिकॉर्डिंग भी कराता है। चलिए आशीष जी, पैसे कमी नहीं है भाई, जवाब दे दीजिए कि सड़क बनाने के लिए क्या पैसे कमी जवाब तो चुनाव के लिए भाई को, जब ये खुद अपनी सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम आश्वस्त नहीं है कि हमारी जो सरकार बनी वो सही बनी भी है कि नहीं बनी है। अब आप जब बताइए, जब अपनी सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये इनका नाम आशीष है क्या? संजय भैया इनको रोकिए। अरे भाई मेरा नाम आशीष है, नाम बदल लिया क्या? अभी आशीष से जो जवाब आता है उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। हाँ रुक जाइए, अब हमको बोले। चलिए आशीष बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे तकी भाई को खुद के ऊपर विश्वास नहीं, मैंने कहा ना भरोसा नहीं है। ये खुद यहाँ पर चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार बनी है हम आश्वस्त हो जाए कि वो सही बनी है कि नहीं बनी है। अब जब इनके साथ इतनी दिक्कत है, अभी फिर मैं बता दूं, वीवीपैट के बाद भी जब ये हारेंगे, अगर मान लीजिए निर्णय आ जाता वीवीपैट का, स्वागत योग्य है, न्यायालय का है कि निर्णय हम लोग बिल्कुल स्वागत करते हैं खुले दिल से। उसके बाद जब ये हारेंगे तब उसके बाद देखने की बात ये होगी, देश की जनता ये देखना चाहती है कि उसके बाद ये क्या बहाने बनाएंगे। इनके पास, इनकी झोली में, पिटारे में कौन कौन से और बहाने हैं
जिनको ये निकाल निकाल के बाहर लाने का काम करेंगे कि अब तो ये भी हो गया, अब तो ये भी हो गया, तब ये फिर कुछ और बताए। अब देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग को खत्म करके नया चुनाव आयोग। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये कहां तक जाएंगे इनको खुद नहीं पता। इनकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है, ये चले जा रहे हैं भगे 190 की स्पीड में और ब्रेक हो गए फेल इनके, क्योंकि अब ये चुनाव आयोग को भी कह रहे उसको भी खत्म करो। जब चुनाव आयोग इनके मन का हो जाएगा तब ये कहेंगे कि नहीं अभी इसमें कुछ और दिक्कत है। फिर वो क्या नई दिक्कत होगी वो तो भगवान इन्हीं का भाई जाने। दिमाग हम लोगों के पास तो इतना दिमाग नहीं है कि हम लोग इतना ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च कर लें, क्योंकि ये लोग खाली हैं, काम तो कोई है नहीं। कई सालों से हम लोगों ने इनको समय दिया हुआ है। जैसे संजय सिंह को समय दिया, उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए जेल भेजी, वहां पर मैंने अपने आप को जाना, वहां पर मैंने जाना। तो हमने कहा कि ईश्वर करे कि ऐसे मौके आपको भगवान बार बार देता रहे, अगर आपको इतना आपको जानने का अपना मन था। तो ये बड़ी ऐसी बातें ये लोग करते विपक्ष, जिसमें जनता भी हंसती है। अशोक तिवारी जी हमारे भाई हैं बड़े, वो कह रहे हैं जनता कह रही है, कह जनता बहुत परेशान है इस समय, जनता को बहुत दिक्कत हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जनता है कौन। और मैंने इनको पहले भी बताया, मैं 100% कह रहा हूं विपक्ष ने किसी व्यक्ति का नाम जनता रखा है, उसी के पास कह जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो जनता ने ये कह दिया, क्योंकि हम लोग भी उसी जनता के बीच रहते हैं। हमसे तो कोई जनता ऐसे नहीं कह रही, और इनसे ज्यादा हम लोग रोड पर रहते हैं, इनसे ज्यादा हम लोग संपर्क करते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक वो जनता नहीं मिली जो इन लोगों को एसी के कमरे में बैठ के मिल जाती है। वो कौन सी जनता है उसका भी पता लगाना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य, हम पता लगा के बताएंगे। फिलहाल मैं ईवीएम पे आता हूं। देखिए ईवीएम को मैं फिर बता रहा हूं कि इस देश में लाने वाली कांग्रेस थी। कांग्रेस जब तक ईवीएम के माध्यम से जीतती रही है चुनाव, तब तक उसने ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाए। जब इसने हारने का काम शुरू करा तो इन्होंने ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाने चालू कर दिए। और सिर्फ ईवीएम पे नहीं, ईवीएम के सहारे इन्होंने चुनाव आयोग को भी। बताइए चुनाव आयोग बहुत पवित्र चीज होती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, पवित्र एक वो संगठन है। आप उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से आप बात चलिए जयप्रकाश जी, आप उसको भी बताते तो उसको नहीं ऐसा। जयप्रकाश जी, आशीष जी को सुना भाई, अपना पक्ष रख दीजिए। भैया अगर ईवीएम हैक होती तो मैं आपको बताऊं कि आप एक चुनाव ना जीतते। तिवारी जी और तकी साहब आपके पास आते हैं, आपके सहयोगी जयप्रकाश जी, जीतते जरा इनका सुन लीजिए। आशीष जी को ये जवाब दे रहे हैं। हाँ जी भैया। और देखिए ये चुनाव आयोग का कोई नाम ले लिया कि नहीं, चुनाव आयोग का पुनर्गठन कर देना चाहिए। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। ये ताम्रपत्र पर लिखा है। भारत का संविधान बाबा साहब ने जब बनाया था, और ये स्वाभाविक है दुनिया में कोई भी संवैधानिक कानून अगर बनता है इस गतिशील ग्रह पे, समस्याएं आती हैं, उसकी सीमाएं आ जाएंगी। मानव निर्मित कोई भी व्यवस्था होगी तो वो कुछ दिनों में निश्चित रूप से उसकी समस्याएं आएंगी, और उसके समाधान के लिए दुनिया भर में संशोधन होते हैं। उससे वो संवैधानिक बॉडी नई ताकत ही हासिल करती है। इतने सारे संवैधानिक संशोधन हुए, अगर ये कहा जाए कि जब बाबा साहब बना के चले गए थे, इतने महान लोग बनाए थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने संशोधन किया, होना चाहिए। वो तो लोकतंत्र की ताकत है ना, इसमें क्या बुराई है। अगर संवैधानिक संशोधन नहीं होगा, उन देशों में नहीं होता जहां डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी चीज है कि वो तकी भाई गलत नहीं कह रहे थे। जितनी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें हैं उसमें प्रेस की आजादी हो या संवैधानिक सूचकांक हो और व्यक्त की आजादी इंक्लूड, तो ये है कि इसको निर्वाचित निरंकुश श्रेणी में, जो उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ईरान रखा जाता है, भारत के डेमोक्रेसी को निर्वाचित निरंकुश श्रेणी में रख दिया गया है। रिलीजियस फ्रीडम वाले श्रेणी में भी भारत को डिक्टेटर के श्रेणी में रख दिया गया है। तो लोकतंत्र का ढांचा बचा है क्या? क्या भारत में कभी था 100 सदस्य बाहर कर दिए जाएंगे संसद के? प्रधानमंत्री एक ऐसा मतलब महान आत्मा मिले कि 10 सालों में आप मीडिया के भाइयों से फ्री प्रेस करने का साहस नहीं है। मतलब बुला लेंगे, लिखित वाचन करना है तो मत करिए। तो सवाल ये है कि जो ये बीपी पैड व मूल विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज का मुझे बड़ा दुख था कि ये एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी, और नहीं बीबी पैड वाला पहले नहीं मैं बता दूं जी, अगर मैं कहूं बड़ा बुरा है, आप भाजपा से भाग के सपा में मैं पाकिस्तान से भाग के आया हूं, कोई फर्क नहीं है। मैं आतंकवादी हूं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी है
फिर व्यक्तिगत मैं आरोप प्रत्यारोप से मुझे पाकिस्तान से मतलब आया नहीं हूँ, है। मैं टुकड़े टुकड़े वाला हूँ, लेकिन मैं डेमोक्रेसी के संदर्भ में बता रहा हूँ। दुनिया जयप्रकाश भर जी, में वीवीपैट को नहीं, लेकर सुन के जो आप लीजिए, बोल रहे थे वो पक्ष रखिए। दुनिया भर में कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि खर्चा बढ़ जा रहा है इसलिए हम मतगणना की ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं करेंगे। जयप्रकाश जी चुनाव स्थगित करने के बाद दूसरा ये कि टैक्स की बातें कर रहे थे। सुनील जी हमें स्पष्ट कर लेने दीजिए। जयप्रकाश दूसरा ये है कि टैक्स स्पष्टीकरण ले लीजिए। उनके मतलब ये नहीं मैं था, बता उनका रहा हूं कहना ना, था कि ये भाई गलत आम है। आदमी की गाड़ी ये कमाई से इनको टैक्स नहीं जाता करना है चाहिए, एक्सपर्ट और उसमें बताओ, अगर बंद करें। कॉस्ट कटिंग होता है तो निश्चित तौर पर वो स्वागत दूसरा फिर आ गए मुद्दे पे। अब ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा, टैक्स यही नहीं देते हैं, कोई पूरा भारत देता है। जयप्रकाश जी और जो गरीब आदमी है वही सबसे ज्यादा आयकर टैक्स जयप्रकाश जी विषयांतर न करे। सुनील जी एक मिनट, मेरा ये कहना है, ये सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। फोरम से एक ऐसी चीजें की गई है एक चीज मेरी बात सुन लीजिए जयप्रकाश जी, और हर लोकतांत्रिक व्यक्ति दुखी होगा। जयप्रकाश जी कोई दुखी नहीं होगा, हर कोई चाहता है कि कॉस्ट कटिंग के जरिए अगर बेहतरीन परिणाम आ जाए तो इसमें कोई अलग बात नहीं है या इसका कोई विरोध नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि टैक्स जो गाड़ी कमाई से जाता है लोगों के वेतन से उसका सदुपयोग हो, वो कम से कम कॉस्ट कटिंग हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल ही गलत उठ रहा है ना, ये सवाल ही गलत उठ रहा है कीमत चुकाई गई है। हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बात को आप गलत उठा रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि मतदान ही ना हो, चुनाव ही ना कर रहा हो। हूँ, मैं एक्सपर्ट महोदय की बात कर रहा हूँ। सुनिए, इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई गई है। ये विषयांतर, अपना ज्ञान बढ़ाइए। सुनील जी वक्त कम है, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये कोई नहीं चाहता है आजाद मतगणना आप लोग चुप रहेंगे। भारत में तब कर दिया गया 1950 में, जब अमेरिका में नहीं था। जयप्रकाश जी एक मत शांत तो रहे। वो किस हैसियत से किए थे लोग? जयप्रकाश जी मतलब उसका निष्पक्ष निर्वाचन। जयप्रकाश जी आप सुनते नहीं है, एक मिनट शांत रहिए। भारतीय होने का सबसे बड़ा अधिकार यही होता है मतदान का। कोई नहीं चाहेगा, कहीं कोई चर्चा नहीं हो सकती है कि कहीं कोई नहीं चाहेगा कि उस पर रोक लगे। वो बीपी पैड से हो या किसी से भी हो, अगर वो प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होती है और सभी लोगों को विश्वास होता है तो वो करना पड़ेगा। एक पक्ष सुनील जी का ये आया था कि भाई कॉस्ट कटिंग अगर हो जाए इस पूरी प्रक्रिया में तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनील जी क्योंकि वक्त ठीक है, अब सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। हाँ तकी साहब क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए, फिर सुनील जी के पास आना। मैं कह रहा था, एक मिनट, मैं कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके हम सरकारी वकील कह रहे थे, घोटाला माफी मांग लिए हैं। जयप्रकाश जी एक मिनट रुक जाइए, तकी साहब बोल रहे हैं कोई। कांग्रेस पुरानी आदत है। अरे तकी साहब कुछ बोलना सुन लीजिए। हाँ देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सरकारी वकील ने कहा था जनता को जानने का अधिकार नहीं है, चुनावी पार्टी को जनता किसने दिया है। जब सीजीआई ने डांट लगाई एसबीआई को तो उसने सारा निकाला, डेटा निकला। अब ये कह रहे हैं कि अब जरूरत नहीं, जब सीजीआई ने कहा था करने के पहले में 3 लोग हो गए। 2018 के पहले जब ये व्यवस्था नहीं थी तो वो पैसा कहाँ जाता था? इतना आप लोग हिसाब किताब देते थे, देश को लूट डाला, फंडिंग लेते थे आप लोग। बात बता सुनील जी, अब तकी साहब वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। तकी साहब वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। सुनील जी आखिरी सवाल आपसे कि भाई मैंने एक आंकड़ा निकाला था कि 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए चुनाव आयोग ने खर्च किए हैं। अगर इसका सदुपयोग हो जाता है, हालांकि 18 तारीख को क्या कुछ सुनवाई में होता है ये देखने वाली बात होती है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि अगर वीवीपैट से यह मिलान हो जाए तो हमें लगता है कि जो पिछले 10 सालों से लगातार विवाद हो रहा है उस पर एक समापन तो होगा। इस पर आखिरी कमेंट आप कहेंगे। संजय जी, सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय करता है बस 2-3 दिन का वक्त है, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये अगर वीवीपैट के माध्यम से काउंटिंग होती है तो मेरा ये मानना है कि ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन आप इसके बावजूद भी देखिएगा, जब विपक्ष हारता है फिर कोई नया मुद्दा खड़ा करेगा, न खड़ा करके बताइएगा। ठीक है, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जाहिर सी बात है एक सारगर्भित चर्चा हुई, काफ़ी गंभीर चर्चा हुई और निश्चित तौर पर यह देखने को मिला इसके पहले भी कि जब भी विरोधी दल हारते हैं तो ईवीएम और वीवीपैट का मामला सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये मामला अदालत में है तो देखने वाली बात होगी कि 18 अप्रैल को चूँकि इस पर अगली सुनवाई होनी है और 19 अप्रैल को ही पहले चरण का मतदान भी होना है। अगर उसके पहले कुछ निर्देश आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से
तो उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन ये तो तय है कि निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को ये देखना होगा कि उनका जो विरोधी दल है वो उससे कितना ताकतवर है और उसको लेकर के वो कितना जनता के बीच जाते हैं और उनकी रणनीति कितनी सशक्त होती है, जिससे कि वो इस तरह के जो परीक्षा है, चुनाव कहा जा सकता है कि परीक्षा ही होता है, एक एग्ज़ाम होता है सियासी दल का, उसमें वो कितना अंक हासिल कर पाती है। फिलहाल इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज बेटर है।